टू केमोलिक एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है आपके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले तो इस चैप्टर के वेटेज के बारे में हम बात करते हैं कि इस चैप्टर की वेटेज क्या है। तो CSIR नेट में हमें पार्ट सी में लगभग 2 क्वेश्चन मिनिमम तो देखने को मिलते हैं, और पार्ट बी में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, या तो कभी 2 क्वेश्चन आते हैं या कभी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से CSIR नेट में काफ़ी अच्छा वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है, ऑलमोस्ट 12 से 15 नंबर का। उसके बाद अगर हम बात करें गेट एग्जाम में, तो गेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन मिनिमम हमें देखने को मिलते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, हाँ, हमने गेट के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, 2020 एंड 2019 के ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा होगा अगेन। तो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं, कुछ चैप्टर के बारे में बातें करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो आप सबसे पहले अपनी 12th क्लास में देखते हो। ठीक है, 12th क्लास में आपने इस चैप्टर के बारे में या केमिकल काइनेटिक्स जो नाम है पहली बार सुना हुआ होता है। ठीक है, कुछ जनरल बातें आप ऑलरेडी यानी कि पढ़ चुके हो, जैसे कि हम केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो कितनी स्पीड से कंप्लीट होती है या कितना टाइम पीरियड लेती है कंप्लीट होने में, या फिर कोई जो केमिकल रिएक्शन है वो किस ऑर्डर को फॉलो करते हुए कंप्लीट हो रही है, इसके बारे में बात करते हैं। यानी कि बेसिकली ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। ठीक है, इनके बारे में हम जनरली इस चैप्टर में बात करेंगे। उसके बाद कुछ केमिकल थियोरीज दे रखी है, कुछ जनरल थियोरीज दे रखी है केमिकल रिएक्शंस को लेकर। ठीक है, जैसे अरेनियस थ्योरी, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन, कोलोजन थ्योरी, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी वगैरह वगैरह, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी बातें हो चुकी है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, तो चैप्टर में हम बेसिकली सबसे पहले जो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है, उनके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। जैसे कि हम चैप्टर में क्या चीज़ें पढ़ते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, इस चैप्टर की मेन चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें सीख लेते हैं, ताकि जब हम उन बातों को पढ़ते वक्त कुछ बेसिक टर्म्स का यूज़ करें तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो चीज़ क्या क्या कहलाती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? वैसे बहुत से लोगों को तो ये ऑलरेडी पता होगा कि स्टोइकियोमेट्री क्या होती है। स्टोइकियोमेट्री, जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे कि मैं अमोनिया फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखता हूँ, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, ये है अमोनिया फॉर्मेशन की इक्वेशन। तो इसमें स्टोइकियोमेट्री क्या होती है? जब हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, तो जब कोई एटम या मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है, और यहाँ पर अमोनिया एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, या यूँ कह लो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है या फिर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। तो जो आगे नंबर दे रखा होता है या जो हम नंबर लिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ नाइट्रोजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1, यहाँ पे कितने मोल्स प्रेजेंट है 3, यहाँ पर कितने मोल्स प्रेजेंट है 2। तो ये चीज जो होती है, ठीक है, ये स्टोइकियोमेट्री होती है। ठीक है, और स्टोइकियोमेट्री क्या रिप्रेजेंट करती है या हमें क्या बताने की कोशिश करती है कि अमोनिया फॉर्मेशन के दौरान, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन के दौरान एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर कर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स में कितने मोल्स आपस में रिएक्ट कर कर, ठीक है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज जो होती है स्टोइकियोमेट्री बताती है। अब सेकंड टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। सॉरी, उससे पहले हम एक बात ये भी लिख देते हैं कि रिएक्टेंट की जो स्टोइकियोमेट्री है
उसे हम नेगेटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री होती है उसे हम पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं। ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करने का तरीका या रीज़न ये है कि रिएक्टेंट जो है जनरली कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तब रिएक्टेंट जो है वो डिकम्पोज होने लगता है, या यूं कह लो कि यूज्ड होने लगता है या खत्म होने लगता है। रिएक्टेंट खत्म होगा, ठीक है, रिएक्ट करता जाएगा तो खत्म होता जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होता है धीरे धीरे बनता जाता है या उसकी अमाउंट बढ़ती जाती है, ठीक है, अमाउंट बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हम प्रोडक्ट की स्टोइकियोमेट्री को तो पॉजिटिव लिखते हैं और रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री को नेगेटिव लिखते हैं। सही बात समझ में? अब सेकंड टर्मिनोलॉजी भी करते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या यूं कह लो एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली ये जो टर्मिनोलॉजीज है इन्हीं से जो है रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, हम कुछ 3 या 4 टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे और चौथी जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन इन्हीं से जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को हम जाय से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये जाय का साइन होता है। तो ये क्या होती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो होती है ये होती है चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, ये होती है जाय। ठीक है, तो जाय क्या होती है या एडवांसमेंट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, काफी सिंपल है। और हाँ, एक पॉइंट और नोट करके लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूरी रिएक्शन के लिए सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पर अमोनिया के लिए निकालोगे, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन के लिए निकालोगे, या फिर अमोनिया के लिए निकालोगे, सॉरी पहले मैंने नाइट्रोजन के लिए निकाला। तो यानी कि आप पहले नाइट्रोजन के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, या फिर हाइड्रोजन के लिए निकालोगे, या अमोनिया के लिए निकालोगे, तो तीनों के लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन सेम आएगी। ठीक है, तो ये तो अब जैसे मैंने अभी पॉइंट कहा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन जो है रिएक्शन में हर मॉलिक्यूल के लिए सेम होता है। तो इस पॉइंट को मैं ज़रा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल डाल के लिख लो। सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, ए 2B के साथ रिएक्ट कर कर 2C बना रही है। ठीक है, ए और बी तो क्या है, रिएक्टेंट है, और सी प्रोडक्ट है। तो ए का एक मोल कितने मॉलिक्यूल ऑफ बी से रिएक्ट कर रहा है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ, सॉरी, ए का 1 मोल जो है वो बी के 2 मोल से रिएक्ट कर कर सी के 2 मोल बना रहा है। ठीक है, इनिशियल टाइम पे यानी कि t0 पर मैंने ए के 10 मोल्स लिए और बी के 20 मोल्स लिए। ठीक है, और इनिशियल में तो सी जो है वो प्रोडक्ट तो बना ही नहीं होगा बिल्कुल भी। टाइम टी पे मैं ये कह रहा हूँ कि ए के 5 मोल्स जो है वो बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब सी का कितने मोल्स बने होंगे और 2B के कितने मोल्स रिएक्ट करे होंगे, बाकी सारी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है सबके लिए। तो अब जरा इस बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखना कि ए का 1 मोल जो है वो बी के 2 मोल से रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर रिएक्टेड मोल लिख लो। ठीक है, रिएक्टेड मोल्स निकाल लो। अब अगर ए के 10 मोल हमने इनिशियली लिए थे और आफ्टर टाइम टी के 5 मोल हमारे पास बचे हैं, तो यानी रिएक्ट कितने मोल किए होंगे? तो जाहिर सी बात है रिएक्ट हमारे 5 मोल किए होंगे। ठीक है, अब 1 मोल अगर 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो 5 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेंगे बी के? तो जाहिर सी बात है 10 मोल से रिएक्ट करेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
तो अगर 10 मोल 20 में से 10 रिएक्ट कर चुके हैं तो टाइम टी पे कितने बचे होंगे, 10 बचे होंगे। ठीक है, अब दूसरी बात कि सी देखो कि जितने मॉलिक्यूल्स जितने मोल्स ऑफ बी कंज्यूम हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट में सी के बन रहे हैं। तो कितने कंज्यूम हुए, 10 कंज्यूम हुए, 10 रिएक्ट करें, ठीक है, तो 10 ही बने हुए होंगे। ठीक है, बात समझ में आई, काफी सिंपल सी थी। ठीक है, तो यानी कि प्रोडक्ट में यहाँ पर कितना बना, 10 मोल्स ऑफ सी बने। अब जरा इनके लिए हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, जय ले लेते हैं सिंपल सा। तो पहले ए के लिए निकालते हैं 4a। अब फॉर्मूला क्या था, मैं बार बार लिखूंगा नहीं, सुनते लेना कि चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो चेंज का हम फाइनल से इनिशियल लिखते हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 10 अपॉन स्टैइकियोमेट्री, स्टैइकियोमेट्री कितनी है 1। ठीक है, और रिएक्टेंट के लिए हम हमेशा माइनस लिखते हैं, तो ये कितनी आएगी, -10 सॉरी -5 -5 अपॉन -1 जो कि आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, अब जरा बी के लिए निकालते हैं। बी के लिए वही चेंज इन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट यानी कि 10 माइनस 20 अपॉन स्टैइकियोमेट्री 2 और माइनस लिखेंगे। ठीक है, ये भी -10 अपॉन -2 जो कि आएगा 5। ठीक है, 5। अब हम सी पर चलते हैं। सी पर देखो कि कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे, 10 माइनस 0। ठीक है, इनिशियल में कुछ था नहीं, तो 10 माइनस 0 अपॉन स्टैइकियोमेट्री 2। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट की लिख रहे हैं स्टैइकियोमेट्री, तो हमने पहले बात कर चुके हैं कि प्रोडक्ट की स्टैइकियोमेट्री हम हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये होगी 10/2, ये हो गया 5। ठीक है, तो सबके लिए 5 आ रही है, ए के लिए भी 5 है, बी के लिए भी 5 है और सी के लिए भी 5 है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो पूरी रिएक्शन के लिए सेम आती है। ठीक है, कॉमन आती है। अब एक और एग्जांपल से करके देखते हैं। ठीक है, ये तो काफी सिंपल और बेसिक लेवल का था, थोड़ा सा लेवल कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब एक और एग्जांपल देखो, सिंपल सा है काफी। सेकेंडली एग्जांपल 2 कि x, ठीक है, x प्लस 2y गिव 2z। ठीक है, तो x का एक एटम जो है y के 2 एटम के साथ रिएक्ट करके 2z बना रहा है। अब टाइम t पर टाइम इनिशियल पर मैंने x के 0.16 मोल ले लिए हैं। ठीक है, एंड 0.20 मोल्स मैंने y के ले लिए हैं। ओके, एंड ये तो इनिशियली बना ही नहीं होगा। उसके बाद टाइम टी पर मैं ये इतना सा क्वेश्चन दे रखा है, टाइम टी पर भी आपको ही कैलकुलेट करना है, सब कुछ आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि x के 0.16 मोल्स हमने ले रखे हैं और y के 0.20 मोल्स हमने ले रखे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान से बात सुनना कि x के मैंने कितने 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं y के 2 मोल से। ठीक है, अब लेकिन y के टोटल मोल्स तो कितने हैं 0.20। तो 0.20 जो है वो कितने x के मोल से रिएक्ट कर रहा होगा, दो कितने एक से कर रहे हैं यानी कि आधी अमाउंट से कर रहे हैं। तो यानी कि 0.20 जो है वो 0.10 अमाउंट ऑफ x से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम t पर बचेगी कितने 0.06। ठीक है, तो रिएक्टेंट अमाउंट जो होगा वो कितना है 0.10। ठीक है, और अगर 0.10 है तो ये तो पूरा ही कंज्यूम हो जाएगा, ये 0.20। ठीक है, एंड देन यहाँ पर जितना y बन रहा है जितना y रिएक्ट हो रहा है उतना ही z बन रहा है। तो रिएक्ट कितना हो रहा है 0.20, तो बनेगा भी कितना 0.20। ठीक है, अब इसके लिए एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम निकालें तो वो क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि
0.06 माइनस 0.16 अपॉन स्टोइकियोमेट्री माइनस में है 1, ठीक है, जो आएगी माइनस 0.10 अपॉन -1, माइनस से माइनस क्या बचा 0.10। बी के वाई के लिए देखते हैं, ठीक है, ये हमने एक्स के लिए निकाली थी, वाई के लिए भी सेम आएगी, ठीक है, फाइनल कितनी है 0, इनिशियल 0.20 अपॉन स्टोइकियोमेट्री -2 कितनी आएगी -2, 0.20 -2 आएगा 0.10। जेड के लिए देखते हैं, वही 0.20 माइनस स्टोइकियोमेट्री प्लस में लेंगे 2, कितनी है 0.20 अपॉन 2, ये आ गई 0.10, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन जो है वो सेम है, ठीक है। अब एक थोड़ा सा वेरिएशन, एक क्वेश्चन लास्ट और करते हैं, ठीक है, काफ़ी बेसिक सी बातें हैं लेकिन एक क्लैरिफाई हो जाए तो तसल्ली आ जाएगी, ठीक है। तो इस बार हम यहाँ पर पहले तो मोल्स के टर्म्स में कर रहे थे, अब ग्राम के टर्म्स में करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 40 ग्राम of N2 reacted with 10 gram of H2, ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको जरा सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और आंसर जो है वो मैच करना, ठीक है। पॉज। तो मैं अब आपने कर लिया होगा, मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि N2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2 के साथ, यानी 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेशन होती है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया की, ठीक है। ये चीज़ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब जनरली अगर देखा जाए, ठीक है, तो नाइट्रोजन के कितने, नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28, ठीक है, 28 ग्राम, और हाइड्रोजन का 3 मोल्स हैं तो 6 ग्राम, ठीक है। और अमोनिया कितना हो गया, नाइट्रोजन हो गए 14 और 3 17 और 17 दूनी 34, तो ये हो गए 34 ग्राम, यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन जब 6 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है तब 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन होता है। तो जब अगर कितना लिया है 40 ग्राम हमने लिया है, 40 ग्राम जब 10 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो कितना फॉर्मेशन होगा। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, एक बार अगर नहीं हुआ है तो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि जब ये स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पर 6 ग्राम कितनों के साथ रिएक्ट कर रहा है 28 ग्राम, ठीक है। 6 ग्राम जब 28 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है तब 34 ग्राम बनता है, ठीक है। तो जब 10 ग्राम रिएक्ट करेगा तो वो कितनों के साथ करेगा 40 ग्राम, तो 6 अब 6 4 या 24 होता है, यानी कि इस हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन यूज होगा, ठीक है, 4 गुना से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। 24 होता है, 6 4 या 24, यहाँ पर 28 है, यानी 4 से कुछ ज़्यादा ही होगा। तो और लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के सिर्फ 4 गुना प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन यूज जनरली कितना होता है 4 गुना से ज़्यादा। तो यानी कि जो 40 ग्राम है नाइट्रोजन वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो एज कंपेयर देखा जाए, ठीक है, रिएक्टिंग अमाउंट्स के कंपेरिजन में तो नाइट्रोजन जो है वो कम अवेलेबल है, ठीक है। तो जो चीज़ कम अवेलेबल है वो जल्दी खत्म हो जाएगी, और अगर वो जल्दी खत्म हो जाएगी तो उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रीएजेंट। तो जब
नाइट्रोजन जल्दी खत्म हो जाएगी, 40 ग्राम खत्म हो जाएगी, तो जो फॉर्मेशन होगी, रिएक्शन प्रोसीड होगी, वो इसी के हिसाब से बनेगी, जाहिर सी बात है। तो जब 28 ग्राम, ध्यान देखना, तो जब 28 ग्राम रिएक्ट करती है नाइट्रोजन, तो 34 ग्राम अमोनिया बनती है, ठीक है। तो जब 1 ग्राम रिएक्ट करेगी तो कितना बनेगी, 34/28, और जब 40 ग्राम रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो ये इतनी बनेगी, ठीक है, अमोनिया इतनी बनेगी, ठीक है। तो यानी कि जो अमाउंट या प्रोडक्ट बनता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बनता है, बात समझ आ रही है क्या? तो यानी कि थोड़ा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बच जाएगा प्रोडक्ट बनने के बाद, ठीक है। तो ये ग्राम के कुछ इस तरीके से सॉल्व होते हैं। आई होप आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। लगभग 14, 27, 10 और आगे आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की बात। अब जरा हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है रेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। कौन सी, 3rd नंबर है, ठीक है। ये है रेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होती है, तो जरा ध्यान से सुनना, जो हमने अभी निकाली, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, सॉरी, फॉर्मूला है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन अपॉन टाइम, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अगर फॉर्मूला में मैं रिप्रेजेंट करूं तो डेल Z/डेल टी, ठीक है। ये होती है रेट ऑफ कन्वर्जन। आई बात समझ में? काफी सिंपल है, ठीक है, कहीं काम नहीं आनी, बस डेरिवेशन में जो आगे रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें काम आएगी। तो अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है 4th नंबर, वो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, तो ये रेट ऑफ कन्वर्जन से कनेक्टेड है। सुनना ध्यान से, जब अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, जब मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूं, तो जब मैं रेट ऑफ कन्वर्जन का डिवीजन करूं वॉल्यूम से, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिलती है। सुनना कैसे, तो मैं ये कह रहा हूं कि रेशियो ऑफ रेट ऑफ कन्वर्जन अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। रेट ऑफ कन्वर्जन अपॉन वॉल्यूम जो होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, ठीक है। डेरिवेशन अभी हम करेंगे सिंपल, बाकी सारी बातों को यूज करते हुए, लेकिन पहले एक पॉइंट जो है वो सुन लो यहाँ पर इम्पोर्टेंट, कि रेट ऑफ कन्वर्जन देखो ज़ाय पर डिपेंड करती है। ज़ाय क्या था, चेंज इन अमाउंट अपॉन स्टोइकियोमेट्री। तो यानी कि ये जो ज़ाय है वो अमाउंट पर डिपेंड करता है, अमाउंट पर डिपेंड करता है। तो यानी कि ये तो हो गई एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ठीक है। वॉल्यूम भी अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये भी हो गई एक्सटेंसिव क्वांटिटी, ठीक है। अब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव क्वांटिटीज इज ऑलवेज इंटेंसिव क्वांटिटी, और इसीलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंटेंसिव क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इसीलिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंटेंसिव क्वांटिटी कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होती क्या है, तो सुनना कि ये रेट ऑफ कन्वर्जन है क्या, डेल ज़ बाय डेल टी अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं जरा डेल ज़ बाय डेल टी को ओपन करता हूँ,
तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 1/v डेल ज़ेड बाय डेल टी, ठीक है। और इसको अब मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि डेल ज़ेड क्या था, चेंज इन अमाउंट, यानी कि चेंज इन मोल्स, ठीक है, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और अपॉन क्या था, अपॉन डेल टी, डेल टी, ठीक है, ये हो गया है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं कि ये जो अंदर कांस्टेंट क्वांटिटी है वो बाहर आ जाती है एंड अदर क्वांटिटी अंदर चली जाती है, ठीक है, ये हो गया। और ये हो जाएगा डेल बाय डेल टी अपॉन मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मोल्स अपॉन वॉल्यूम हम जानते हैं क्या होती है, कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं अदर, तो ये 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री डेल, ये हो गई कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी, आई बात समझ में। तो ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री डेल कंसंट्रेशन बाय डेल टी, ठीक है। अब स्टोइकियोमेट्री जो है वो रिएक्टेंट के लिए हम नेगेटिव लिखते हैं इसलिए नेगेटिव लिख दी जाती है, और प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव लिखते हैं इसलिए पॉजिटिव लिख दी जाती है, तो ठीक है। ये थी रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन। तो ये मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको इसीलिए पढ़ाई थी क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन जानना चाहते हैं, ठीक है। जनरली छोटी क्लासों में जब हम 12th में पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपने जनरल बातें पढ़ी होगी कि रेट केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या बातें पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है, रेट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आप सीधा ही लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ लेते हो, और उसके बाद सीधा क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, एंड देन ऑर्डर पे चले जाते हो, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन आखिर आई कैसे ये हम नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने ये जो है 3 टर्मिनोलॉजी इसलिए पढ़ाई ताकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन का डेरिवेशन पता चल जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन आखिर बनी कैसे, ठीक है। तो हम ये नीट वालों के लिए या फिर यूँ कह लो कि 12th वाले पार्ट्स के लिए ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन उन्हें इस चीज़ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम CSR नेट लेवल पर पढ़ते हैं, ये सिर्फ नॉलेज फैक्टर के लिए काम था, यहाँ से कोई सवाल वगैरह आना नहीं है। हाँ, जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है उसमें से टिपर वगैरह में काफ़ी सवाल आए हुए हैं पिछली बार, ठीक है, तो एक बार उसे देख लेना। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन जो हम डेरिवेशन सीख चुके हैं, एक बार इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम देख लेते हैं। और सिंपल में हेबर प्रोसेस या अमोनिया फॉर्मेशन ही इक्वेशन लेता हूँ, 3H2 प्लस 2NH3, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन ROR लिख लेता हूँ, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो अभी हमने डेरिवेशन निकाला था, क्या निकाला था, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री डेल कंसंट्रेशन बाय डेल टी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए यही होगी। सपोज मैं नाइट्रोजन के लिए निकालूं, ठीक है, तो यानी कि डेल N2 बाय डेल टी, ठीक है। अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो यानी कि 1 अपॉन -1, ठीक है। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस तो आएगा ही सही, ठीक है, इसलिए एक बार लिख लिया करो। उसके बाद ये किसके बराबर होगा, डेल H2 बाय डेल टी। अब यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री क्या है, 3, तो ये हो जाएगी 1/3। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट, तो वो क्या आएगा, -1/3। वो किसके बराबर होगी, डेल NH3 के अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगी, 1/2। लेकिन यहाँ पर जो 1/2 है वो हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री है, तो ये होगी बात। अब देखना कि ये सारी बात है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है, अब ज़रा एक आध क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करते हैं। एनसीईआरटी उठाओ, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बोलता हूँ मैं, आप एक बार करने की कोशिश करिए। फॉर अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि ले लो सिंपल सी कोई भी क्वेश्चन नंबर 1, ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, तो क्वेश्चन है फॉर अ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेट द डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड फॉर्मेशन ऑफ सी। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया, एक बार ट्राई कर लो। ठीक है, मैंने क्या कहा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, मैं भी ट्राई करता हूँ। ठीक है, और आंसर को मैच कर लेना। तो मैं ए के लिए क्या लिखूंगा, डेल माइनस ए बाय डेल टी, वो बराबर होगा माइनस डेल बी बाय डेल टी, वो बराबर होगा डेल सी बाय डेल टी। ठीक है, अब मुझे रेट दे रखी है इसकी -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यही हो जाएगी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ। ठीक, तो यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल एंड जो आएगी वो आएगी डेल ए बाय डेल टी 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और सी के लिए भी क्या आएगी, सेम ही आएगी 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सी के लिए भी क्या आएगी, क्या है, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल्स टू डेल सी बाय डेल टी। ये ऑलरेडी हमें -3 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स दे रखा है, तो ये आ जाएगी डेल सी बाय डेल टी। तो ये भी कितनी आएगी, 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ए के लिए भी कितनी आएगी, 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जरा अगर मैं रिएक्शन को थोड़ा चेंज कर दूं, इसको चेंज कर दो 2 3 एंड 4। ठीक है, अब जरा इसके लिए ट्राई करो, क्वेश्चन सेम ही रहने दो कि बी की डिसअपीयरेंस जो है वो 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब जरा देखना आंसर में क्या चेंज आएगा, कैलकुलेट करो। तो ध्यान से सुनना, क्या चेंज आएगा, यहाँ पर स्टैइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, यहाँ पर 1/-2 आ जाएगा, यहाँ पर -1/3 आ जाएगा, यहाँ पे +1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अपीयरेंस ऑफ सी निकाल लेते हैं। तो क्या है, वो है -1/3। अब इसका मैंने दे रखा है 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो बराबर है 1/4 डेल सी बाय डेल टी के। ठीक है, तो ये 3 से 3 कैंसिल और 4 इधर आ जाएगा, तो यानी कि 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो हो जाएगी डेल सी बाय डेल टी। ठीक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट जो है वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो ए के लिए अगर हम निकालें, ये तो सी के लिए थी। ठीक है, ए के लिए हम निकाले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगी -1/2 डेल ए बाय डेल टी बराबर है। अब सी के लिए भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो चाहो तो सी को यूज कर लो या चाहो तो बी को यूज कर लो जो ऑलरेडी दे रखी थी। ठीक है, ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, डेल ए बाय डेल टी माइनस इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये -1 से -1 गया, ये 2 जो है, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बचा 2। तो यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जो आएगी वो आएगी 2 मोल
लीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये है कुछ रेट ऑफ रिएक्शन के सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेट लेवल पे पढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आपको शौक है, मज़ा आ रहा है करने में, तो एनसीईआरटी उठाएं और मजे लें। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करके। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, जो जनरली हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें, छोटे छोटे पॉइंट ही पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन बेसिकली कहता क्या है? तो सबसे पहले ये जो थ्योरी दी थी लॉ ऑफ मास एक्शन, वो गिलबर्ग एंड वागे ने दी थी। किसने दी थी? गिलबर्ग एंड वागे, इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, सपोज कोई भी रिएक्शन है, ठीक है, कोई भी अगर रिएक्शन है तो द रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है रिएक्टिंग स्पीसीज पर। ठीक है, जैसे कि यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर मैं लिखूं तो इसमें रिएक्टिंग स्पीसीज क्या है? ए एंड बी। तो यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए और बी के। ठीक है, और अगर इनके आगे कोई स्टैक्योमेट्री ऐड हो, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टैक्योमेट्री लगा देता हूँ, स्मॉल है, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हो जाएगी डायरेक्टली डिपेंडेंट रिएक्टिंग स्पीसीज प्लस उनकी पावर में उनकी स्टैक्योमेट्री। ठीक है, ये हो जाएगी। और ये जो लॉ ऑफ मास एक्शन था, ये जो थियोरी थी, ये एकदम थियोरेटिकल थ्योरी थी। ठीक है, कोई ज़्यादा इनका एक्सप्लेनेशन है नहीं। अब बात करते हैं, यही बस इतनी सी बात थी लॉ ऑफ मास एक्शन में, जनरली इतनी ही बात करते हैं, कोई खास काम आने वाली है नहीं ये थ्योरी। ठीक है, इस चैप्टर में बस इतनी सी जो है गिलबर्ग और वागे ने ये थ्योरी दी थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, किसी भी रिएक्शन के लिए रेट किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। हमने इससे पहले रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखी जाती है अलग अलग जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनके लिए। अब हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रेट लॉ की बात करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड हम बात करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में। अब रेट लॉ किस तरीके से डिपेंड करता है या रेट लॉ किस तरीके से लिखा जाता है? सपोज कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, वो जो हम पहले वाली ही लिखते हैं, ए प्लस बी गिव्स सी। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन से जरा इसको कंपेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, वो मैं मिटा चुका हूँ, तो थोड़ा देखने की कोशिश करना। जो रेट लॉ क्या कहता है कि सब रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिंग स्पीसीज। ठीक है, लेकिन पावर में अल्फा और रिएक्टिंग स्पीसीज बी के पावर में बीटा। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा क्या है? अल्फा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है, और बीटा है ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट बी। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? अब अल्फा और बीटा जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, ऑर्डर को हम थियोरेटिकली नहीं निकाल सकते। ऑर्डर निकालने के लिए जो है वो एक्सपेरिमेंटल ही मेथड्स हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट से ही हमें ऑर्डर के बारे में पता चल सकता है कि कोई भी रिएक्शन जो है, ठीक है,
जैसे सपोज करो ए जो रिएक्टेंट है किसी भी रिएक्शन में वो अल्फा ऑर्डर से डिकम्पोज हो रहा है या डिसअपियर हो रहा है, और बी जो है वो बीटा ऑर्डर से डिसअपियर हो रहा है। ठीक है, ऑर्डर की हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि किसी भी रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर निकालना चाहें तो रिएक्टेंट की पावर्स का सम होता है। ठीक है, और जिस भी रिएक्टेंट की पावर जो भी दे रखी है तो यानी कि वो उस ऑर्डर से डिसअपियर होता जा रहा है। जाहिर सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन में या रेट लॉ में जो डिपेंड करती है रेट वो रिएक्टेंट स्पीसीज पर ही करती है। ठीक है, तो जो भी दे रखा होगा रेट में, जो भी रिएक्टेंट दे रखा होगा तो उसकी पावर के हिसाब से ही वो डिसअपियर हो रहा होगा या उसी ऑर्डर में वो डिसअपियर हो रहा होगा। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इतनी सी बात थी। अब जरा आगे बात करते हैं। अब हम जरा बात करते हैं रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट होता क्या है वो बताने से पहले मैं एक बार रेट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रेट। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने रेट लॉ में आर ओ आर लिख दिया है तो उसको इरेज कर लेना, हम रेट लिख रहे थे। ठीक है, आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, और में अल्फा और बीटा लगाए थे। ठीक है, इससे जस्ट पहले 2 मिनट पहले ही। ठीक है, तो उसको आर ओ आर को रेट कर लेना। ठीक है, वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, रेट है। तो जो रेट है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए अल्फा बी बीटा। सपोज अगर रिएक्शन ए बी गिव सी है तो ठीक है, इस तरीके से लिखी थी ना, या रेट की जगह मैंने आर ओ आर लिख दिया है शायद, तो आप एक बार देख लेना। अब अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी हटाऊं तो रेट हो जाएगी के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है के, ये ही रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेट कांस्टेंट होता है। अब रेट कांस्टेंट की हम के की यूनिट बात करते हैं, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के क्या होगी? सबसे पहली बात तो अब जरा मैं यहाँ पे रिएक्शन को और सिंपल कर देता हूँ। रिएक्शन जैसे मैंने ली ए से पी, यानी ए रिएक्टेंट है और पी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट क्या हो जाएगी? रेट हो जाएगी इक्वल्स टू ए की पावर एन। अब एन यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। एन मैंने इसलिए लिया है, भाई ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 0, ठीक है, 3 4 कुछ भी हो सकता है। रिएक्शन किसी भी ऑर्डर से चल रही होती, तो बेसिकली रेट जो है वो पावर एन पर भी डिपेंड करती है, इसलिए मैंने एन लिख दिया है। ठीक है, ऑर्डर पर भी डिपेंड करती है। अब यहाँ से के क्या हो जाएगा? रेट अपॉन ए की पावर एन। अब ए यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन, यानी कि उससे पहले रेट क्या होती है? रेट क्या होती है? रेट होती है कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, हम रेट यही तो लिखते हैं भाई, डेल सी बाय डेल टी, यही तो डिराइव किया था। ठीक है, तो यानी कि कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ये हो गई कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। और ये जो ए की पावर एन है ये भी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट का साइन होता है ना, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट का साइन ध्यान रखना कि ये जो ब्रैकेट का साइन है वो कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन पावर इनटू कंसंट्रेशन पावर एन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन 1 माइनस एन अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टी इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी, यानी कि अब के की जो यूनिट है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है? एन पर, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर। ठीक है,
जैसे कि अगर सपोज करो कि एन की वैल्यू अगर 0 है, यानी कि रिएक्शन 0 ऑर्डर से चल रही है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? के की यूनिट कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 0 टी इनवर्स, तो ये हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन टाइम इनवर्स। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी। उसके बाद अगर सपोज करो कि रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, तो के की यूनिट क्या है? कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस 1 इंटू टाइम इनवर्स, तो कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 इंटू टाइम इनवर्स, तो के की जो यूनिट है वो क्या है? सिर्फ टाइम इनवर्स, यानी कि ऑर्डर पर डिपेंड करती है इसकी यूनिट रेट कांस्टेंट की। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हम सिर्फ के की यूनिट देख के ही हमें पता करना होता है कि हमें रिएक्शन कौन सी ऑर्डर की दे रखी है और किस ऑर्डर का फॉर्मूला हमें लगाना है। हर ऑर्डर का अलग अलग फॉर्मूला होता है और काफ़ी सिंपल सा फॉर्मूला होता है और डिराइव करने का तरीका भी काफ़ी सेम है। ठीक है, बस हल्की सी मामूली सी मैथ्स यूज आती है जो हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम ऑर्डर्स का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि ऑर्डर, उससे पहले हम रेट लॉ पर कुछ कमेंट्स पढ़ लेते हैं यार, रेट लॉ के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं जो स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखना कि रेट लॉ जो है, ठीक है, वो हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता। अगर मैं लिखवाने के हिसाब से बोलूँ तो रेट लॉ में नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है भाई, अगर किसी रिएक्टेंट जो है वो 0 ऑर्डर से फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वो जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 0 हो गई, तो यानी वो 1 हो गया, तो वो तो इंडिपेंडेंट हो गया ना रेट से। तो इसीलिए जिस भी इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करती, वो कुछ कंडीशन होती है, यानी कि कुछ रेट जो है उसकी 1 2 होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि इसको एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन किया जा सकता है या फिर डिटरमाइन किया जा सकता है। यूँ कह लो कि रेट लॉ को एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी रिएक्टिंग जो स्पीसीज है वो किस ऑर्डर में रिएक्ट कर रही है, तो इसीलिए इसको एम्पेरिकल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, इसका कोई थियोरेटिकल मेथड नहीं है, इसको सिर्फ एज ए एक्सपेरिमेंट ही डिटरमाइन किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम एम्पेरिकल रेट लॉ भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, रेट लॉ जो है वो ऐसी रिएक्टेंट स्पीसीज पर भी डिपेंड करता है जो इक्वेशन पर मेंशन नहीं करते हम जनरली, या इक्वेशन पर नहीं लिखते, जैसे कि कैटलिस्ट। ठीक है, ठीक है, जनरली अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, तो रिएक्शन क्या होती है? फास्ट हो जाती है, तो उसकी रेट क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम कर देता है कैटलिस्ट, ठीक है, इसलिए रेट जो है फास्ट हो जाती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अगर हम नेगेटिव कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी? स्लो हो जाएगी, रेट घट जाएगी रिएक्शन की। आई बात समझ में? तो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करती है। दूसरी चौथी बात कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है, वो किसी ऑर्डर पर डिपेंड करती है, या यूँ कह लो ऑर्डर के साथ चेंज होती रहती है। ठीक है, अभी हमने जस्ट एग्जांपल देखा था, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन और इनटू टाइम इनवर्स, ये थी यूनिट। ठीक है, तो यानी कि एन पर डिपेंड कर रही थी। तो ये तो थे कुछ कमेंट्स रेट लॉ पर। ठीक है, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 0 ऑर्डर का डेरिवेशन करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर का करेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर का करेंगे, देन एन के लिए डेराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एन के लिए डेराइव कर लेंगे, फिर उसमें एन की वैल्यू पुट कर देंगे, उस हिसाब से
सबकी एक बार में या तो तुम फॉर्मूला याद कर लेना या फिर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर को डिराइव करने का तरीका याद कर लेना, ठीक है, या डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद कर लेना तीनों के लिए, मर्जी तुम्हारी है। एक बार देख लोगे बहुत आसान लगेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।